गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन 2 मार्क्स क्वेश्चंस पार्ट 2, यानी कि हमारा बेसिक मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसकी जो है हमारी ये सेकेंड वीडियो है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको हम दे देंगे, या फिर हमारे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट बनी हुई है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से, तो उसमें जाकर भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। उसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो है पूरे सवालों को हल करके आपको बताया है 1 बाई 1। ठीक है, अब इसमें हम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और उससे इन सवालों को हल कराने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलता रहे। और आप यानी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी लेनी है या कुछ और सवाल आपके हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी पर भी हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें वो जो है हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा, यानी कि जो हमारे सवाल हैं 2 मार्क्स के, उनको कैसे हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी मीन्स ए बी ये और सी डी यानी कि ये हमें ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, यानी कि समानांतर दिया हुआ है। ए बी समानांतर है सी डी। प्रूव दैट ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ सी के। ये जो साइन होता है, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिमिलर का साइन है। ये जो साइन है इस तरीके से, ये किसका है? ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर। ठीक है, यानी कि सिमिलर हम कहते हैं समरूप, हिंदी में कहें तो समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। दोबारा लिख देते हैं एक बारी, यहां पर ये होता है समरूप। ठीक है, सिमिलर को हम समरूप कहते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें समरूप प्रूव करने हैं। अगर बेटे ये ए बी जो लाइन है ये अगर सी डी के क्या है? पैरेलल है, यानी कि समानांतर है, तो क्या होगा कि जो ये ए एंगल है वो क्या होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। और जो एंगल बी है वो एंगल इस सी के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल के माध्यम से। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल होता है। किससे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से इक्वल होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इन ट्राइंगल एओबी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो यहाँ पे नाम दिए हैं वही ट्राइंगल्स के आप नाम लिख लीजिए, एंड ट्राइंगल डीओ सी। इन ट्राइंगल्स में अगर आप बात करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। क्यों है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल को क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल को हिंदी में कहा जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कहा जाता है बेटे। ठीक है, इसको एकांतर कोण हम हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। इसी तरीके से एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। ये भी जो है बेटे, ये भी अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण के माध्यम से ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। और इसी तरीके से अब आप कह सकते हैं एंगल जो लास्ट वाला आपका बचा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है इस होगा, जिसपे मैंने 3 लाइंस लिखी हुई हैं। तो ये सीओडी के हैं या डीओसी के हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, एंगल सीओडी के इक्वल होगा। किससे? ये हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में इसको शीर्षाभिमुखी कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हमारा होगा। बात समझ में आई? अब यहां पर हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है इसके क्या है? समरूप है, यानी कि सिमिलर है। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
सॉरी इक्वल नहीं, सॉरी सिमिलर है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे इसको, सिमिलर है यहाँ पर ट्राइंगल डीओसी के किससे माध्यम से, ट्रिपल ए के माध्यम से कहें तो ये जो है सिमिलर होगा। ट्रिपल ए के हैं, डबल ए के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होता है, तो डबल ए के माध्यम से भी ये यानी कि सिमिलर हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आपको सवाल यहीं तक दिया हुआ था, ये फिगर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यदि ये 21 का और वाला पार्ट है, या तो वो वाला सवाल करना था या ये वाला सवाल आप कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, मतलब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स, यानी कि अगर हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी, तो इसको डी और ई और इसको एफ, इस पॉइंट को एफ कहेंगे, इस वाले को। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनके नाम जो है रख दिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं एंगल ए 45, ये एंगल जो है हमें 45 डिग्री दे रखा है भाई, और एंगल एफ ये जो है हमें 56 दे रखा है। कितना, 56। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एंगल बी हमें फाइंड करना है कि ये एंगल हमारा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ये एंगल हमारा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये 56 दे रखा है, जब सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 56 हो जाएगा। अगर हमारा एंगल ए 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, तो मींस एंगल डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 45। अगर यहाँ पर ई पूछा जाता तो वो बी के इक्वल होगा, ई निकाल लें चाहे बी निकाल लें। ठीक है, और एंगल एफ आपको दे रखा है 56, तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल सी जो है इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के कोणों का युगम। ठीक है, तो ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल ए का मान कितना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखेंगे। एंगल बी कितना है, एंगल बी तो हमें निकालना है, एंगल बी को एच डी छोड़ेंगे। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 56 डिग्री, तो 56, ये 180 डिग्री। ठीक है, 45 और 56 को आप ऐड कर दे तो एंगल बी यहीं पर बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 और 5 11 हासिल लगे, एक 5 है 4 9 और एक, यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 101 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी को यही छोड़ना है आपने, और इसको क्या करेंगे, 101 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा, ये जाएगा माइनस में, और ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 79 डिग्री। तो एंगल बी जो है हमारा आ गया 79 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया भाई, ये वाला हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर फाइंड HCF ऑफ 26 एंड 65 ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 65 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी कि 26 के 2 से हमने डिवाइड करा, 13 आ गया। ठीक, तो यानी कि और ऐसे ही 65 के डिवाइड करेंगे, तो भाई 65 किससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 5, और ये एक बच गया तो 5 3 जा 15। तो यहाँ पर 13 5 65 होता है, 13 दूनी 26 होता है। तो अगर 26 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 26 के फैक्टर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणा के 13, यानी कि 2 × 13, और 65 के फैक्टर्स को आप यहाँ पर 5 × 13 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कलर अलग ले लेते हैं ताकि इजीली हमको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 जो है ये हमारा इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही जो कॉमन पार्ट होता है यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो ये हमारा HCF निकल कर आ गया कितना, 13। और इसमें एलसीएम भी पूछ सकते थे, अगर एलसीएम पूछ लेते तो क्या हो जाता, एलसीएम जो ये 13 आया है इसको तो हम लिखेंगे, इसके अलावा जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 2 और 5 इनको और
ऐड कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 10 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 130। अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो ये होगा और एचसीएफ पूछा गया है तो यानी कि 13 होगा। तो इसका आंसर यानी कि 13 था। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आप देखिए 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब हैं। एक समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब सही होगा। देखिए भाई, यानी कि कुछ बल्ब खराब हैं और कुछ बल्ब यहाँ पे सही हैं। अब यहाँ पर 30 बल्ब खराब हैं, सॉरी 30 बल्ब टोटल जो बल्ब हैं वो 30 हैं। टोटल बल्ब की अगर बात करें, टोटल जो बल्ब होंगे वो कितने हैं, यानी कि 30 हैं। ठीक है, 30 बल्ब हैं। अगर हम बात करें तो इनमें से 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब हैं, तो जो डिफेक्टिव हैं वो कितने हैं बेटे, डिफेक्टिव पीस कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब हैं बेटे 5 बल्ब। कितने हैं, 5 बल्ब डिफेक्टिव हैं। तो बेटे जो सही बल्ब होंगे वो कितने होंगे, यानी कि जो सही बल्ब होंगे वो कितने होंगे, तो यानी कि गुड बल्ब जो के होंगे वो कितने होंगे, तो गुड बल्ब की अगर हम बात करेंगे तो 30 माइनस के 5 यानी कि 25 बल्ब जो होंगे हमारे गुड हो जाएंगे, यानी कि जो अच्छे बल्ब हैं। ठीक है, तो इसके बाद में पूछा गया है कि इसमें से सही बल्ब होने की प्रायिकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब ड्रॉन गुड वन। तो यानी कि सही यानी कि होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो प्रोबेबिलिटी के लिए अब क्या लिखेंगे, P इंटू यानी कि जो गुड बल्ब हैं, गुड बल्ब, तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर यानी कि नंबर ऑफ यहां पे गुड बल्ब और अपॉन में नीचे टोटल बल्ब, ये फॉर्मूला होता है बेटे। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने हैं 25 और यहां पर टोटल बल्ब कितने हैं 30, तो भाई डिवाइड कर दीजिए। 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, सीधा सीधा 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों की दोनों। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 जा 25 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो 5 अपॉन में 6 जो है बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5/6 जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए, कुल बल्ब 30 बल्ब, डिफेक्टिव यानी कि जो खराब बल्ब हैं वो 5 हैं, अच्छे बल्ब यानी कि 30 माइनस के 5 यानी कि 25 बल्ब। तो यहाँ पे गुड की जगह आप क्या लिखेंगे, सही बल्ब। ठीक है, सही बल्ब बराबर यानी कि नंबर ऑफ गुड बल्ब यानी कि अच्छे बल्बों की संख्या बटे में कुल बल्बों की संख्या, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में साइन स्क्वायर 60 माइनस के cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल आपको याद होगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसको कहा जाता है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए 2 अपनी जगह है बेटे, ये 2 अपनी जगह, tan 45 की वैल्यू देखिए, tan 45 की वैल्यू कितने है बेटे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 के है, तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस में। cos 30 का मान कितना है, cos 30 और cos 30 का मान है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 और इसका होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको लग रहा होगा कि जो कट सकता है इसीलिए आप उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम संख्याएं हैं तो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो इसके बाद में ये बचा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। देखो कितना इजी था और 2 नंबर में ये सवाल दिया है, मेरे हिसाब से तो ये 1 नंबर में ही हो जाता। ठीक है, लेकिन आपके लिए 2 नंबर्स में दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का अदर पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का अदर पार्ट यहाँ पे है, यानी कि अथवा वाला। इफ tan a प्लस में b इक्वल टू √3 देन a इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल b। तो यहाँ पे जो a प्लस b की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस हो सकती है या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, और a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर है यानी कि बड़ी है।
तो बेटे यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 45 दे रखी है, तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दे रखा है यानी कि tan a प्लस में b, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है √3। तो √3 tan में कहाँ पे होता है, तो वो हम वैल्यू रख देंगे। tan a प्लस में b tan में √3, तो tan में √3 देखिए कहाँ पे है, √3 जो है tan 60 पे है, तो इसकी जगह हम रखेंगे tan 60 डिग्री रखेंगे। tan से tan कैंसिल, तो a प्लस में b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री आप रखेंगे, प्लस में यहाँ पर b इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर b यहीं पर रहेगा और 60 माइनस के क्या करेंगे 45 अदर साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा बेटे 15 डिग्री। तो यानी कि जो b की वैल्यू आएगी वो 15 डिग्री आएगी, और यहाँ पर ये भी प्रूव होता है कि जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी है, तो a की वैल्यू 45 है, 45 बड़ी है 15 डिग्री से, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले ऊपर लिख सकते थे एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, ये आप लिख सकते थे। ये चाहे तो आप ये भी उसमें इंक्लूड कर सकते थे कि भाई ये भी आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। तो ये है आपका यानी कि 45 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री जो है आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ये बी यानी कि 15 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू P, तो देखो P पॉइंट हमारा यहाँ पे है, O पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी अन्य पॉइंट हम ले सकते हैं, चाहे तो A ले लें। ठीक है, तो PO यानी कि सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो है बेटे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अब यहाँ पर जो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। स्पर्श रेखा यानी कि जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है यानी कि PA, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमेशा क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। क्या बनता है, राइट एंगल बनेगा जब ये स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री है तो मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, आपको याद होगी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल जब बनती है तो यहाँ पर जब हम बात करें, यहाँ पर अगर बेटे ये 5 है और ये हमें 3 दे रखी है, तो ये साइड हमारी कितनी होगी, ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं करा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर OP यानी कि ये OP का स्क्वायर होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा के परपेंडिकुलर स्क्वायर। फॉर्मूला यही है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि PA का स्क्वायर जमा के OA का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। PA कितना है 3, 3 का स्क्वायर जमा के OA का स्क्वायर ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 9, और OA का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। 9 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो 25 माइनस के 9 इक्वल टू OA का स्क्वायर। अब यहाँ आ गया ये 16 और यहाँ पर OA का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में रूट करना है, क्योंकि यहाँ पर रूट क्यों करा, रूट से ये जो स्क्वायर है ये जो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, OA यानी कि OA ही हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यानी कि कह सकते हैं कि OA की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको हल करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो सवाल है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको उम्मीद है कि ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं और बेस्ट 5 स्टूडेंट्स के पेपर भी वहां पर अवेलेबल हैं। उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि पेपर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।